बिहार की पुलिस कोई दूसरी घटनाओं में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, केवल शराबबंदी। कानून क्या संशोधन करिएगा, निरस्त कीजिए। ये नशाबंदी के शिकार सबसे ज्यादा गरीब लोग हो रहे हैं, दलित लोग हो रहे हैं, पासी लोग हो रहे हैं, मुसहर लोग हो रहे हैं। केवल शराबबंदी से 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि जिसको आना है वो आए, जिसको जाना है जाए। धीरे धीरे करके शिक्षा व्यवस्था को खत्म कर दिया गया, जिससे सबसे बड़ा किसी को नुकसान हुआ है तो दलित पिछड़े को नुकसान हुआ है, जिसके माँ बाप को अपनी कमाई का हिस्सा काट करके ट्यूशन पढ़ाने की क्षमता नहीं है, उसका कोई बाल बच्चा नहीं पढ़ सकता है। एक भी हाई स्कूल बताइए माननीय मुख्यमंत्री जी, जहां अंग्रेजी के टीचर हों, जहां साइंस के टीचर हों, जहां साइंस की लेबोरेटरी ठीक से काम कर रही हो। जब से एनडीए की हुकूमत आई है बिहार में, देश में, तब से हमारा संविधान खतरे में पड़ा हुआ है। अभी देश संक्रमण काल से, संकट के दौर से गुजर रहा है। एक तरफ मनुवाद है, राष्ट्रवाद के नाम पर गरीब किसान मजदूरों के आंख में धूल झोंका जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम पंकज है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। बिहार की राजनीति में बवाल मची हुई है। बवाल मचने का कारण क्या है? मुख्यमंत्री के गृह जिले नालंदा में जहरीली शराब पीने से लगभग 15 लोगों की मौत हो जाती है। और एक तरफ मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि बिहार में कोई भी जो गलत काम करेगा वो बच नहीं पाएगा, और दूसरी तरफ उनके गृह जिले में इस तरह की कांड होती है। हमारे साथ में बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर और राजद के वरिष्ठ नेता हैं। सर, शराबबंदी कानून में कुछ बदलाव करने की बात आ रही है सर, कि अगर जो पहली बार पकड़ा जाएगा तो उसे जो फाइन लेकर छोड़ दिया जाएगा। इसे कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, कानून का जो रूप होता है, जो कहा जाता है कि सरकार फोर्सफुली उसको लागू करेगी, और कानून आम जनता को ग्राह्य होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो नशाबंदी कानून लागू किया है, ये कोई नई नहीं है, पहले भी नशाबंदी था। गुजरात वगैरह में आज भी है, कई राज्यों में नशाबंदी। तो ये कोई नई कानून नहीं। नया चीज इसमें यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जिसे जबरदस्ती कहते हैं, फोर्सफुली, उस तरीके से इसको लागू करना चाहते हैं। और नशाबंदी एक ऐसी चीज है कि जो व्यक्ति नशापान कर रहा है उसको स्वयं भी इसके बारे में एहसास होना चाहिए कि नशापान गलत है, नशापान नहीं करना चाहिए, तो वो छोड़ देगा धीरे धीरे करके। और यही कारण है कि हम लोग कहते हैं कि नशाबंदी के लिए एक पहले जागरूकता अभियान चलनी चाहिए, और जिस जागरूकता अभियान में लोगों को स्वयं एहसास होना चाहिए कि नशापान नहीं करना चाहिए। सर, पिछले सिगरेट के हर डब्बे पर लिखा रहता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन फिर भी सैकड़ों रुपया कीमत का डब्बा लेकर के शराब, सिगरेट का लोग पीते हैं, जबकि लिखा हुआ है उसके डब्बे पर। ठीक उसी तरह से ये जो नशाबंदी है, इसके बारे में पहले जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। अभी माननीय मुख्यमंत्री निकले थे जा समाज सुधारो अभियान पर। जी। उस समाज सुधारो अभियान क्या था? उसमें एक आदमी भी स्वेच्छा से नहीं लाया गया, आया। जो भी उनके समाज सुधारो यात्रा के अंदर जो उनकी मीटिंग में आए, वो सब प्रशासन द्वारा स्क्रीनिंग करके लाए गए लोग थे,
जिला प्रशासन के द्वारा लाए हुए पार्टिसिपेंट लोग थे। ये तो तब न होता समाज सुधार अभियान जब खुलेआम आम जनता से मिलते, अपने विचारों को रखते और लोगों से खुला वार्तालाप होता, आदान प्रदान। लेकिन ये तो होता नहीं, ये अपना भाषण पिलाने के लिए गए लोगों को। तो ये हुआ। और अभी जो नशाबंदी है, इस नशाबंदी कार्यक्रम में पूरे प्रशासन को लचर कर दिया है। पुलिस का अब कोई काम बचा है क्या बिहार में? लूट, हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती, कहीं पर कोई एक्शन के लिए उसके पास समय है क्या? वो दिन रात शराबबंदी के नाम पर सूंघते चल रहे हैं, किधर किधर क्या है बेचारे। लेकिन सूंघने का भी क्या परिणाम है, नतीजा है? क्या शराबबंदी रुक गया? ये जो शराबबंदी है, डिलीवरी बॉय पैदा किया। ये जो बिहार की शराबबंदी है, जो हैबिचुअल नशाबाज थे वो ड्रग्स लेने लगे, गांजा पीने लगे। बिहार में बहुत तेजी के साथ इस सुशासन के सरकार में जब से नशाबंदी लागू हुई है, ड्रग्स की खपत बढ़ गई है। यहाँ गांजा की खपत बढ़ गई है बिहार में। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को इस दिशा में कोई चिंता नहीं। ड्रग्स खा खा के, इंजेक्शन लेकर के हजारों हजार लड़के किशोरावस्था में ही बूढ़ा हो गए हैं, मरणासन हो गए हैं। उसका नतीजा, परिणाम ये नशाबंदी है। इसलिए कौन जिम्मेदार होगा? जिम्मेदार इसके लिए केवल और केवल बिहार की सरकार है। अभी कहते हैं कि नशाबंदी, ये नशाबंदी के शिकार सबसे ज्यादा गरीब लोग हो रहे हैं, दलित लोग हो रहे हैं, पासी लोग हो रहे हैं, मुसहर लोग हो रहे हैं। सर्वे करा लिया जाए, पासी और मुसहर परिवार का 80% जो जेल में हैं लोग, बंदी, नशाबंदी कानून में, उसमें 80% पासी और मुसहर लोग हैं। क्या करें? कोई अमीर आदमी जा रहा है जेल क्या? आज जो शराब की कीमत बढ़ गई है, ट्रक के ट्रक आ रहा है, कैसे पहुंच जा रहा है भाई? पूरी प्रशासन लगी है। तो एक तरह से, और बिहार सरकार के लोग को लगभग 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है इससे। केवल शराबबंदी से 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि जिसको आना है वो आए, जिसको जाना है जाए। बिहार में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियों की मीटिंग होती थी, सभी मीटिंग समाप्त हो गए। अब बिहार में कोई नहीं आ रहा है। बिहार से बड़े बड़े कंपनियों की दफ्तर सब बाहर जा रही है, चूंकि उनके मीटिंग में जो पार्टी होती है उसमें 100 लोग शराब भी पीते थे। मैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं कह रहा हूं कि शराब पीना चाहिए, मेरे कहने का मतलब ये भी नहीं है। नशाबंदी अच्छी चीज है, लेकिन जिस तरीके से इनह्यूमन होकर के इसको लागू किया जा रहा है वो गलत है। नशाबंदी के कारण गोपालगंज में 11 लोगों को आजीवन कारावास हो गया, सब दलित समुदाय के, पासी समुदाय के लोगों को हुआ, जिसमें महिलाएं भी है। और जो मुख्य अभियुक्त है वो उससे मुक्त है, अभी तक सरकार के शिकंजे से बाहर है। नालंदा में अब तो और पूरे बिहार के को छोड़ दीजिए, नालंदा जिला में क्या हुआ,
जहाँ मुख्यमंत्री की निगाह सुबह से शाम तक पैनी रहती है, बाकी जिलों पर भी उनकी निगाह पैनी रहती है, लेकिन नालंदा में विशेष तौर से रहती है। वहाँ 11 लोग पाए गए हैं और जहरीली शराब के कारण लोगों की मृत्यु हुई। कौन इसका जिम्मेवार हुआ? इन सभी घटनाओं के मुख्य तौर पर कोई एक व्यक्ति कोई जिम्मेवार है, जिसका नाम है नीतीश कुमार, क्योंकि हट किए हुए हैं, ये हट पकड़ लिए हैं। उनकी एनडीए के ही सहयोगी पार्टी समीक्षा की मांग कर रहे हैं। आम जनता चाह रही है कि यह समाप्त हो। अगर सर कानून में बदलाव होता लेकिन है तो क्या कानून में जिस तरह की बातें चल रही है सर, सामने निकल के आ रहा है कि जो पहली बार शराब पी के पकड़ा जाएगा उससे फाइन लेकर छोड़ दिया जाएगा, इस पर जो है न्यायालय पे बोझ कम होगा। तो किस तरह के कानून में बदलाव किया जाए ताकि शराबबंदी सफल हो सके सर? शराबबंदी के लिए तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी कहा कि न्यायपालिका पर एक बोझ हो गई है शराबबंदी कानून। सारा समय शराबबंदी में जा रहा है, दूसरे केसों को देखने का मौका नहीं मिल रहा है जजों को। शराबबंदी पुलिस के लिए काल बना हुआ है। बिहार की पुलिस कोई दूसरी घटनाओं में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, केवल शराबबंदी। कानून क्या संशोधन करिएगा? निरस्त कीजिए। बिहार के 20,000 करोड़ को जो नुकसान हो रहा है वो सब गवर्नमेंट के खाते में जाएगा, आम जनता के विकास में लगेगा। शराबबंदी हो, जैसे पहले से था वैसे हो, जैसे गुजरात वगैरह में कानून बने हैं वैसे हो, उसको देख लेना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से अभी शराबबंदी लागू की जा रही है, इसको तत्काल समाप्त करना चाहिए, निरस्त करना चाहिए। ये मेरा अपील है, एक निवेदन है। कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी, कृपया उन दलित परिवारों के ऊपर भी रहम कीजिए। उनका कोई दोष नहीं है। आप अब तक उन लोगों को जीवन यापन के लिए कुछ नहीं दे पाए हैं। नीरा के नाम में बिहार में कहाँ नीरा बन रहा है? कितना नीरा का उत्पादन हो रहा है? कितने पासी को रोजगार मिला? कितने मुसहर भाइयों को रोजगार मिला है? आप रोजगार तो नहीं देते हैं, लेकिन रोजगार छीनने का काम कर रहे हैं इसके बहाने। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, आग्रह है कि तत्काल हट को छोड़ करके शराबबंदी कानून को वापस लीजिए और बिहार को में जो नुकसान हो रहा है वो राशि आने दीजिए। बिहार से तो केवल आपके उस राशि से तो केवल जो नुकसान हो रही है राशि, उस राशि से आपके यहाँ भ्रष्टाचार में इजाफा हो गया है। उस राशि के आपके अदृश्य चहेते लोग जो हैं वो सब माला माल हो रहे हैं। जो शराब माफिया कौन है? ये अदृश्य सत्ता का शक्ति प्राप्त करने वाले लोग हैं, उनको फायदा हो रहा है। इसलिए तत्काल इस शराब बंदी कानून को समाप्त करना चाहिए। सर, जिस तरह से बिहार की स्थिति है सर, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में शराबबंदी के वजह से कहीं न कहीं इन सभी मुद्दों को खत्म कर दिया गया, दरकिनार कर दिया गया। इस सभी मुद्दों को तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि हाल-फिलहाल में रिपोर्ट आया है नीति आयोग का कि प्रति 1 लाख आबादी पे बिहार में मात्र 6 बेड ही अवेलेबल हैं स्वास्थ्य विभाग में। अब आप देखिए, आपने खींच दिया, बढ़ा दिया आपने अपने विषय को। मनुष्य की 3 आवश्यक वस्तुएं, भोजन, वस्त्र, आवास और 2 चिकित्सा और शिक्षा। इन पांचों पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। चिकित्सा और शिक्षा तो बिहार सरकार के फाइलों से गायब हो गई है, केवल वो मीडिया का विषय रह गया है और अखबारों में छपाया जा रहा है केवल। बिहार के पीएमसीएच को कहा गया है कि वर्ल्ड क्लास का हॉस्पिटल। यह बात भी सही है कि गरीब लोगों का कहीं कुछ इलाज हो रहा है तो पीएमसीएच ही जान बचा रहा है, थोड़ा बहुत 1% 2% जो भी है।
लेकिन हालात क्या हैं? चिकित्सा नाम की कोई चीज नहीं है बिहार में। शिक्षा कहाँ पहुंच गई है शिक्षा? क्या कोई प्राइमरी स्कूल चल रहा है 3 साल से? कोरोना भी का भी उसमें मदद हो गया। ये सरकार जब से आई है तब से सुशासन की सरकार में धीरे धीरे करके शिक्षा व्यवस्था को खत्म कर दिया गया, जिससे सबसे बड़ा किसी को नुकसान हुआ है तो दलित पिछड़े को नुकसान हुआ है, जिसके माँ बाप को अपनी कमाई का हिस्सा काट करके ट्यूशन पढ़ाने की क्षमता नहीं है, उसका कोई बाल बच्चा नहीं पढ़ सकता है आज के तारीख में। शिक्षा व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। उसका देख लीजिए कि उसका जो आप उठा करके देख लीजिए कॉलेज तक में, जब VCA का आलमारी से झरझरा के रुपया गिर रहा है, कहते हैं भ्रष्ट VC है। ठीक है, भ्रष्ट VC है, उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? उस चरमाहट का क्या किसी बड़े घर पर पड़ा? कहीं कोई हाई स्कूल चल रही है क्या? एक भी हाई स्कूल बताइए माननीय मुख्यमंत्री जी, जहां अंग्रेजी के टीचर हों, जहां साइंस के टीचर हों, जहां साइंस की लेबोरेटरी ठीक से काम कर रही हो? एक भी कहीं बता दें। आपने VC की बात की सर, मुख्यमंत्री कहते हैं कि जो गलत करेगा वो पकड़ा जाएगा, जो क्राइम करप्शन कम्युनिज्म से कोई समझौता नहीं करेंगे मुख्यमंत्री। जो जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं, उनका यही हो गया। जो कहते हैं वो करते नहीं और जो करते हैं वो कहते नहीं। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति को कैसे देखते हैं सर? भीम आर्मी चीफ जो हैं चंद्रशेखर आज़ाद रावण, उन्होंने अखिलेश से अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। शुरुआती दौर में ये कयास लगाया जा रहा था कि दोनों साथ में लड़ेंगे चुनाव। देखिए, आज के तारीख में पूरा देश वेंटिलेटर पर चला गया है। यहाँ की इकोनॉमी व्यवस्था, यहाँ की शासन व्यवस्था वेंटिलेटर पर डाला गया है इसलिए कि जो वादा किया है वो पूरा न किया जा सके। गरीब किसान मजदूरों के हक को समाप्त किया जा सके, आरक्षण को समाप्त किया जा सके। केवल धर्म के नाम पर और राष्ट्रवाद के नाम पर अयोध्या काशी विश्वनाथ को जिंदा कर रख करके राजपाट को चलाया जा सके। और जो देश विरोधी लोग हैं वास्तव में, जिसको वास्तव में राष्ट्र विरोधी कह सकते हैं हम, उन्हीं लोगों के हाथ में ये सत्ता चली गई है। मैं राष्ट्र विरोधी इसलिए कह रहा हूं, ये महात्मा गांधी के हत्यारे लोग हैं, उनको उनको समर्थन देने वाले लोग हैं। जब से NDA की हुकूमत आई है बिहार में, देश में, तब से हमारा संविधान खतरे में पड़ा हुआ है। कोई रोजी रोजगार की बात नहीं होती है, नौजवानों को रोजगार देने की बात नहीं है। देश को बेचने का सिलसिला जारी है लगातार। पूरे दुनिया में पेट्रोल का दाम घटता है और हिंदुस्तान में पेट्रोल का दाम बढ़ता है। उसी तरह से गैस सिलेंडर 2014 में 450 रुपये का एक सिलेंडर 14 किलो का मिलता था, वो 1000 पार हो गया। यूनिवर्सिटी कॉलेज में जो नियुक्ति हुई, सभी यूनिवर्सिटी में देख लीजिए VC कौन से वर्ग से आते हैं। जितना प्रोफेसर लेक्चरर का सीट खाली है और भरा जा रहा है तो किन लोगों से भरा जा रहा है? सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का देख लीजिए उसकी नियुक्ति का प्रोसेस।
सिलेबस को बदला जा रहा है। तो अभी देश संक्रमण काल से संकट के दौर से गुजर रहा है। एक तरफ मनुवाद है, राष्ट्रवाद के नाम पर गरीब किसान मजदूरों के हाथ में धूल झोंका जा रहा है, चाहे वो नोटबंदी के माध्यम से हुआ हो या कृषि कानून के माध्यम से हो रहा हो, और लोगों के मुंह पर ताले लगाए दिए गए हैं। सर, यूपी में सभी विपक्षी दल बीजेपी को हराना चाहते हैं सर। कांग्रेस अलग लड़ रही है, बीएसपी अलग लड़ रही है, सपा अलग लड़ रही है सर, जो कि वहाँ की प्रमुख पार्टियां हैं। तो कैसे बीजेपी को हराया जा सकता है सर? बीजेपी तो यहाँ पे लीड करते नजर आ रही है। देखिए, देश में दो ही धारा है आज की तारीख में, राजनीतिक तौर पर आम जनता के हिसाब से। एक है एनडीए, जिसको लीड कर रहे हैं मोदी जी कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके अनुसांगिक संगठनों के माध्यम से यूपी में मोदी जी उसको लीड कर रहे हैं। ये आदित्यनाथ योगी जी लीड कर रहे हैं उसको। दूसरी ओर है समाजवाद, अंबेडकरवाद और गांधीवाद। ये के मानने वाले लोग सब हैं विपक्ष में। अभी एक वातावरण बनी है कि यूपी में यही विपक्षी लोग हैं, चाहे वो समाजवाद के रास्ते चलने वाले हों या अंबेडकरवाद के रास्ते हों, गांधीवाद के रास्ते हों। ये वास्तव में अगर तीनों लोग बीजेपी को खत्म करना चाहेंगे, उससे लड़ना चाहेंगे, या छोड़ दीजिए लड़ने की बात भी, अभी वास्तव में आम जनता, गरीब किसान मजदूर के सामने बड़ा कौन है जो हमारे हकों को लूट रहा है, छीन रहा है? वो बीजेपी छीन रही है, और उससे बचाने के लिए ही लोग खड़े हुए हैं। समाजवादी लोग हों चाहे अंबेडकरवादी लोग हों, तो लड़ाई दो ही भाग में है, ज्यादा नहीं। और अभी ये दोनों लड़ाई में अखिलेश यादव के नेतृत्व में आम जनता धीरे धीरे गोलबंद हो रही है यूपी में। जो लोग भी उस गोलबंदी को कमजोर करने की कोशिश करते हैं, वो जाने और अनजाने भाजपा को मदद कर रहे हैं, उसकी ताकत को मजबूत। चंद्रशेखर रावण अच्छे नौजवान हैं, सूझबूझ अच्छी है। हम उनसे अपील करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं। भावुकता में बिहार में आ गए थे। बिहार में जो उन्होंने लड़ाई लड़ने का काम किया, उससे किसको फायदा हुआ? सीधे सीधे एनडीए को फायदा हुआ है। लगभग 5% वोट की हिस्सेदारी बिहार में रही है सर। हम परसेंटेज के ऊपर नहीं जा रहे हैं, जो भी हुआ उससे फायदा और नुकसान किसको हुआ? सीधे और सीधे तौर पर एनडीए को उससे फायदा हुआ है। बीजेपी और जेडीयू को बिहार में फायदा हुआ उनके उस एक्शन से। पुनः इस बार यूपी में राजनीति में उनका बहुत उज्जवल भविष्य है, चंद्रशेखर जी का, और समय भी बहुत बाकी है। लेकिन आज के तारीख में अगर समाजवादी पार्टी के गोलबंदी के विरोध में अलग कोई खेमा बनाते हैं, तो फिर उनके उस एक्शन से भाजपा को ताकत मिलेगी। नीति में कहा गया है कि कभी कभी युद्ध में, रणभूमि में एक कदम आगे और दो कदम पीछे जाया जाता है। बड़े दुश्मन और छोटे दुश्मन की पहचान की जाती है। जब दो दुश्मन हैं, बड़ा और छोटा, तो बड़े दुश्मन को कमजोर करने के लिए छोटे दुश्मन के साथ हाथ मिलाई जाती है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। ये सब चूंकि अंबेडकरवादी हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब
जिन्ना ने जाने के पहले कहा कि मुझे अछूतिस्तान चाहिए, पाकिस्तान चाहिए। अछूतिस्तान जिन्ना साहब ने कहा कि मुझे पाकिस्तान चाहिए, तो अम्बेडकर ने कहा कि मुझे अछूतिस्तान चाहिए और साथ ही साथ सेपरेट इलेक्टोरल रोल चाहिए। अम्बेडकर साहब की इस डिमांड के कारण गांधी जी आमरण अनशन पर चले गए, मरणासन हो गया। कस्तूरबा बाई महात्मा गांधी जी की पत्नी चली गई अम्बेडकर साहब के यहाँ और अम्बेडकर साहब से जाके कही, अम्बेडकर गांधी को बचा लो नहीं तो मर जाएगा। अम्बेडकर साहब विचार करने लगे, अगर वास्तव में गांधी जी की मृत्यु हो गई तो इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा। अम्बेडकर ने सोचा हमारे लोग अभी कमजोर हैं, इनके ऊपर हमला हो जाएगा। इस्लाम धर्मावलंबी उतने कमजोर नहीं थे। मुस्लिमों का हिंदुस्तान में 700 वर्ष शासन रहा है, वो ताकतवर थे, लेकिन हमारे दलित भाई, आदिवासी भाई कमजोर थे। इस डर से अम्बेडकर साहब तुरंत उठे, इन सभी विषयों पर विश्लेषण करते हुए चले गए गांधी जी के यहाँ, उनके आमरण अनशन को तोड़वाने के लिए। आज के तारीख में जरूरत इस बात की है कि चंद्रशेखर अम्बेडकरवाद को मजबूत करना चाहते हैं, गरीब, दलित और पिछड़ों को आगे लाना चाहते हैं, तो कितना सीट मिलता है कितना नहीं मिलता है ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि इस युद्ध में हमारी भूमिका क्या होगी। उन्होंने तो क्या कहा सर, हमारी उन्होंने तो कहा कि मुझे एक भी सीट मत दीजिए, मुझे छोटा भाई कह के बुला लीजिए, हम आपको समर्थन दे देंगे, पर अखिलेश यादव ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। देखिए, ये बिल्कुल अखबारबाजी और मीडिया के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। क्या कहता है कौन, क्या नहीं कहता था, स्ट्रेट फॉरवर्ड अखिलेश यादव की ताकत को मजबूत करना चाहिए, जिससे कि भाजपा की ताकत कमजोर हो सके। यूपी में भाजपा जीतेगा तो 2024 में लोकसभा के चुनाव में भी जीतेगा और अम्बेडकरवाद नाम की चीज देश से खत्म होगी, हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, संविधान से सेकुलरिज्म नाम के शब्दों को निकाल दिया जाएगा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संगठन, अनुसांगिक संगठनों के अंदर में हम लोगों को काम करना होगा। सीधी सी लाइन है। और अगर उससे बचना है तो हमको संविधान को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, व्यक्तिगत तौर से नहीं, संविधान को बचाने के लिए, कौम को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए अखिलेश यादव के हाथ को मजबूत करना ही आज की तारीख में समय का डिमांड है, राजनीति का डिमांड है। इसलिए मैं अपील करता हूं, निवेदन करता हूं उनसे आज भी कि बिना शर्त अखिलेश यादव को अपना समर्थन दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जनता जंक्शन से बात करने के लिए। आपको ही मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी और ये राष्ट्रीय जनता दल के सीनियर लीडर भी हैं। बहरहाल आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।